नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि हम आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम बिहार शिक्षक भर्ती पर करने वाले हैं, ठीक है। बिहार शिक्षक भर्ती पर हम बात करने वाले हैं जो आगे आने वाली है। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से इसे देख लिया होगा। और आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रोफार्मा मतलब कागजी कार्य कंप्लीट हो गया है, कागजी कार्य पूर्ण हो चुका है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का कागजी कार्य पूर्ण हो चुका है। और कल ही इसका जो राजपत्र है, इसे राजपत्र पे जानते हैं क्या लिखा गया? इसके राजपत्र पे लिखा गया है असाधारण राजपत्र। जो गजट है वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जी के द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है। इन दोनों विषयों पर हम बात करने वाले हैं। निश्चित तौर पे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान की स्थिति में हैं। वो हमसे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि इस विषय पर आप कुछ बताइए, ठीक है। और इस विषय पर भी हम आपसे बात करने वाले हैं कि आगे आखिर उत्तर प्रदेश में कब तेज़ी आएगी, इस बात को लेकर के भी कुछ चर्चा मैं आपसे करता हूँ। देखिए, सकारात्मक रहना आपका काम है और अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से निर्वहन करना ही आपका कार्य है। जो होगा वह भविष्य के गर्त में होता है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने मन के अंदर सकारात्मकता ला सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही भविष्य होता है, ठीक है। तो प्रयास करिए सकारात्मक रहने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार ट्री जो बीपीएससी करवाएगा। निश्चित तौर पर आप सभी लोग जानते हैं बीपीएससी कराने वाला है और आने वाले समय में अक्टूबर के महीने में ही 1.5 लाख वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। कितनी वैकेंसी? 1.5 लाख वैकेंसी। और इसमें प्राइमरी की जो वैकेंसी है, निश्चित तौर पे प्राइमरी की जो वैकेंसी है, प्राइमरी की वैकेंसी में प्राइमरी की वैकेंसी कम आएगी, या तो हो सकता है या तो कम आएगी, या तो हो सकता है प्राइमरी की वैकेंसी ना ही आए जो अगली बहाली होने वाली है। लेकिन ज़्यादातर चांस है कि प्राइमरी की वैकेंसी आएगी, ठीक है, क्योंकि पहली वैकेंसी में भी हो सकता है पूरे पद ना कंप्लीट हो तो वैकेंसी आएगी। और अगर पूरे पद कंप्लीट हो जाते हैं तो प्राइमरी की वैकेंसी की चर्चा नहीं हो रही है फिलहाल, जो मुझे जानकारी मिली है, ठीक है। ज़्यादातर जो वैकेंसी आने वाली है एक क्लियर है। जूनियर में जो वैकेंसी आएगी, जिसे 6 to 8 कहेंगे, वह वैकेंसी 52,000 आने वाली है। इससे ज़्यादा ही रहेगी, इससे कम नहीं रहेगी जूनियर की वैकेंसी। उसके बाद वहीं बात करें टीजीटी की वैकेंसी तो 30,000 से 40,000 वैकेंसी रहेगी टीजीटी की, ठीक है। उसके बाद वहीं बात करें पीजीटी की तो पीजीटी की वैकेंसी लगभग 30 से 50,000 के बीच रहने वाली है, ठीक है। इतनी वैकेंसी आप सभी लोग देख सकते हैं। ये वैकेंसी 50, अगर इसे 50 जोड़ते हैं, इसे 50 जोड़ते हैं, इसे 50 जोड़ते हैं, तीनों मिला करके खुद 1.5 लाख कंप्लीट हो जाता है। अब प्राइमरी की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, इस विषय पर यह भविष्य का निर्णय है। 10 से 15 दिनों के बीच में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब रही बात कि अगर प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आती है, जूनियर की आती है, तो क्या डीएलएड का बच्चा इसमें शामिल होगा कि नहीं शामिल होगा, इस विषय को लेकर के सुबह से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कई बच्चे हमारे पास मैसेज किए कि भैया अगर बिहार में प्राइमरी की वैकेंसी आती तो हम लोग शामिल हो जाते। अब बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, हो सकता है जूनियर में हमको मौका न दिया जाए। इस विषय को लेकर के मैं आपको बता दूं, डीएलएड को 100% जूनियर में शामिल किया जाएगा, ठीक है। जूनियर में शामिल किया जाएगा क्योंकि जो 2010 में एक एनसीटी का नोटिफिकेशन आया था, 2010 की बात मैं बता रहा हूँ। 2010 में एनसीटी का एक नोटिफिकेशन आया था 10 जून 2010 को, ठीक है। उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि जूनियर के अर्थात कक्षा 6 से 8वीं तक पढ़ाने के लिए बच्चे के पास या प्रशिक्षु के पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए अथवा बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड की डिग्री जिसके पास होगी उसके पास स्नातक में 50% की योग्यता मांगी जाती है। जिसके पास डीएलएड की डिग्री है उसके साथ ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ध्यान रखिएगा, डीएलएड के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर डीएलएड के साथ आपका ग्रेजुएशन है तो आप वैलिड हैं और आप परीक्षा भी देंगे, आप नौकरी भी लेंगे। लेकिन अगर जैसे कुछ राज्य हमारा वीडियो बिहार का बच्चा देख रहा है या झारखंड का बच्चा देख रहा है या मतलब हरियाणा और पंजाब के बच्चे अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनके लिए बता दूं, आप सभी भी एलिजिबल होंगे, लेकिन तब एलिजिबल होंगे आपके यहाँ जेबीटी होता है, आपके यहाँ डीएड होता है, जैसे मध्य प्रदेश में डीएड होता है,
तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि आप 12 के बाद आपने डिप्लोमा किया है। आप एलिजिबल तब होंगे जब आपने डिप्लोमा के बाद भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया। ऐसी बात नहीं है कि डिप्लोमा से पहले ग्रेजुएशन होगा और उसके बाद मैंने डीएलएड किया है तभी मैं वैलिड रहूंगा। डिप्लोमा आप इंटर स्तर से किए हैं, उसके बाद भी अगर आप जो है ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप कक्षा 6 से लेकर के 8 तक बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे हैं और आपकी नौकरी पक्की है। आगे नोटिफिकेशन आएगा, देख लीजिएगा, यही नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि एनसीटी के गाइडलाइन को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और पूरी तरीके से बीएड को भैया प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, इसमें कुछ भी किंतु परंतु नहीं है। अगर आज भी कोई बच्चा, बीएड वाला बच्चा, यह आशा लगा करके बैठा है कि हम शामिल हो रहे हैं प्राइमरी में, तो बिल्कुल गलत है। आप उठिए, जागिए और अपने अगले लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति कोशिश करते रहिए। प्राइमरी अब आपके लिए नहीं है। प्राइमरी का रास्ता मैं बता दूं पूरी तरीके से बीएड के छात्रों के लिए बंद हो चुका है। अगर आपको कोई कहता है कि लेटरल एंट्री दी जाएगी, वो वाला फाटक खुलवा देंगे, ए वाला फाटक खुलवा देंगे, तो बस आपको केवल गुमराह कर किया जा रहा है। आप लोग अगली वैकेंसी की तैयारी करिए, अपने लेवल की वैकेंसी। ठीक है, मेरी बात मानिएगा। उसके बाद मैं बताता हूं कि 21 बैच का बच्चा, सबसे बड़ी बात है 21 बैच का बच्चे सबसे ज्यादा हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या होने वाला। देखिए मित्रों, 21 बैच का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और 21 बैच के रिजल्ट आने की जो संभावना है वह संभावना सितंबर के लास्ट तक मानी जा रही है। अगर आपको लगता है कि आपका अगर रिजल्ट आ जाता है चतुर्थ, देखिएगा, अगर अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा, बिहार का नोटिफिकेशन अगर अक्टूबर में आ जाएगा तो आपसे ये फॉर्म वगैरह डलवाएंगे तो आपसे यह उम्मीद करेंगे कि आपकी परीक्षा जो है 30 नवंबर के आसपास हो जाए। 30 नवंबर के आसपास आपकी परीक्षा ये लोग मांगेंगे, अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाता है तो। और अगर यह नोटिफिकेशन नवंबर में आता है, तो आपके लिए जो टाइम दिया जाएगा 31 दिसंबर का टाइम दिया जाएगा कि 31 दिसंबर तक आपका डीएलएड का एग्जाम हो जाना चाहिए 4th सेमेस्टर का। ठीक है, तो डीएलएड 21 बैच का बच्चा 30 नवंबर तक आपकी परीक्षा हो, ये थोड़ा सा यहाँ मतलब 30 नवंबर तक आपकी परीक्षा हो जाए, ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो आपकी परीक्षा 30 नवंबर तक भी हो सकती है। और अगर नवंबर में नोटिफिकेशन गलती से फेंक दिया जाता है, 15 दिन भी नोटिफिकेशन लेट हो जाता है, तो आपको जो टाइम मिलेगा 31 दिसंबर तक टाइम मिलने वाला है। और 31 दिसंबर तक आपकी परीक्षा हर हाल में हो जाएगी, चाहे आप प्रयास करें या ना करें। लेकिन अगर आप अक्टूबर में नोटिफिकेशन आता है, 30 नवंबर तक आपको टाइम मिलेगा, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे हम प्रयास आंदोलन के तौर पर करेंगे। आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। आप जिसे कहते हैं उग्र तरीके से आप नहीं जा सकते हैं वहां पे, क्योंकि यह बिहार की वैकेंसी है। वहां पे आपको यही कह के कर देंगे कि अभी हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है, अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा मतलब कि लेट लतीफ़ी चल रही है, हमारे यहाँ काम है, आपको इधर उधर करके डाउन कर देंगे। ठीक है, तो बिहार के लिए आप इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन पीएनपी काम करती है। ठीक है, तो बस आप क्या कर सकते हैं, जो ईमेल है यूपीडी काम हो सकता है, आप पीएनपी जाइए, 2-4 लोग जाकर के अपनी बातों को जो है पीएनपी सचिव तक आप रख सकते हैं। ठीक है, अपनी बातों को अनुनय विनय कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो पीएनपी का ईमेल एड्रेस है, आप उस ईमेल एड्रेस पर जो है अपनी बात को जो है रख सकते हैं, कि बता सकते हैं कि सर ऐसी बात है, हमारा रिजल्ट आ जाता और अगर 30 नवंबर तक जो है हमारे एग्जाम्स हो जाते हैं तो हम भी जो है बिहार शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो जाते हैं। आप अपनी बात ईमेल और कुछ लोग जा करके बातचीत करके रख सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए सकारात्मक ही होगा, क्योंकि प्रयास ही प्राप्ति का आधार है। ठीक है, उसके बाद मैं बात बताता हूं मित्रों टीजीटी के बारे में। जो बच्चा बीएड का है वह भी हमारा यह वीडियो देख रहा है। ठीक है, यहां पर जो है जूनियर के लिए आपको सीटेट पास होना चाहिए, और सीटेट का जो सेकंड लेवल का एग्जाम होता है, जिसे पेपर सेकंड कहते हैं, 6 to 8 वाला, और इसमें बाहरी राज्य के बच्चे को 90 नंबर पाना होना चाहिए। अगर आप 90 नंबर से कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे जो है अब की बार भी नहीं पास हो रहे हैं, तो पूछ रहे हैं क्या अगली बार वाले में हम शामिल हो जाएंगे, सीटेट अपेयरिंग लिया जाएगा। निश्चित तौर पे फिर एक बार आपको सीटेट दिलाया जाएगा और सीटेट अपेयरिंग वालों को भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, निश्चित तौर पे आप अगर सीटेट में 90 नंबर नहीं पाए हैं तो कोशिश करिएगा अगली जो सीटेट आए उसमें 90 नंबर पाइए और बिहार शिक्षक भर्ती में अपना एक स्थान हासिल कर लीजिए। ठीक है, लेकिन जो बच्चा 90 नंबर बिहार मतलब कि सीटेट में पाया है वह एलिजिबल है, यह इसकी तैयारी कर सकता है। डीएलएड 21 बैच के बच्चों के लिए भी यह एक स्वर्णिम अवसर हो सकता है। अगर यह जो है एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन अक्टूबर के लास्ट तक आता है तो निश्चित तौर पे हमें जहां तक लगता है भाई आपको जो है 31 दिसंबर तक दिया जाएगा। ठीक है, अगर अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में भी आपका नोटिफिकेशन आता है तो आपका जो मुझे जहां तक उम्मीद है, क्योंकि वैकेंसी आपकी कब आई थी, पिछली वाली वैकेंसी जुलाई में आई थी, जून में ही चीजें डिक्लेयर हो गई थी, जून से। ठीक है,
जून के लास्ट से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 24 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था, किसका, बीपीएससी ट्री वाला जो पिछला एग्जाम हुआ था, उसमें आपका जो लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम मांगा गया था 31 दिसंबर मांगा गया था। अगर इसकी बहाली अक्टूबर में भी आती है, ठीक है, फेज वाली सेकंड वाली बहाली अक्टूबर में भी आती है, तो इसका एग्जाम जो है नवंबर में तो होगा नहीं, दिसंबर के प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह में जाएगा। अगर दिसंबर के प्रथम द्वितीय सप्ताह में एग्जाम जाएगा तो निश्चित तौर पर जो हमारा दिल करता है वो यही कहता है कि 31 दिसंबर तक आपको मौका दिया जाएगा कि 31 दिसंबर तक आपके डीएलएड के 4th सेमेस्टर के एग्जाम हो जाने चाहिए। बाकी आप अपने स्तर से प्रयास कर लीजिएगा, बातचीत अपनी बात जो है अनुनय विनय के माध्यम से पीएनपी सचिव तक आप पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 90 नंबर आपको पाना चाहिए, 6 to 8 एलिजिबल होना चाहिए। जो बच्चे अपेयरिंग में सीटेड देंगे वह भी एलिजिबल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टीजीटी की जो 30 से 40 हज़ार वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको सीटेट वगैरह नहीं, बिहार में अभी फिलहाल एस्टेट चल रहा है, बिहार में एस्टेट चल रहा है जो कि केवल बीएड वाला बच्चा देता है। टीजीटी पीजीटी में केवल बीएड वाला बच्चा शामिल है, जूनियर में डीएलएड बीएड सब शामिल है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन जूनियर में ही होने वाला है, सबसे कम कंपटीशन टीजीटी और पीजीटी में होने वाला है। सबसे कम कंपटीशन पीजीटी में होगा और उससे ज़्यादा कंपटीशन टीजीटी में होगा। टीजीटी में बहुत हल्का कंपटीशन है। जो बच्चा वर्तमान के समय में बिहार में एस्टेट हो रहा है और जो बच्चा एस्टेट देगा और जो बच्चा एस्टेट पास होगा, निश्चित तौर पर बिहार में टीजीटी में वो एक स्थान बना पाएगा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन थोड़ा सा जूनियर के मुकाबले कम होगा, ठीक है। क्योंकि जो मुझे आंकड़ा मिला है टीजीटी और पीजीटी में, मतलब शामिल होने वाले के लिए शामिल वही होगा जो बिहार एस्टेट पास होगा। वर्तमान में बिहार एस्टेट में चल रही है वैकेंसी, मतलब चल रही है परीक्षा, और पद कितने हैं भैया, लगभग 1 लाख दोनों में मिलाकर के पद हैं, दोनों में 1 लाख पद हैं। और जो वहाँ बिहार एस्टेट देने जा रहे हैं, जो बच्चा फॉर्म डाला है, लगभग 3 लाख बच्चा ही बिहार एस्टेट दे रहा है। और 3 लाख बच्चों में 150 में 75 नंबर पाना है, बहुत आसान पेपर बना रहे हैं। फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है 1 लाख से ज़्यादा बच्चा एस्टेट नहीं पास होने वाला है। 1 लाख बच्चा टीजीटी पीजीटी मिलने वाला है। निश्चित तौर पे जो बच्चा एस्टेट पास हो गया है, अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेगा, बिहार में नौकरी ले जाएगा बीएड का छात्र, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं, अब आगे हम बात करते हैं मित्रों टीजीटी, इसकी बात मैंने कर लिया है। आप सभी लोग इस पर अपनी जो भी बात हो रख लीजिएगा, ठीक है, अपने स्तर से बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा जहां तक आंकड़ा है, मेरा जहां तक उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक आपको मौका दिया जाएगा, अगर आपके लिए सकारात्मक चीजें नहीं चलती हैं पीएनपी की तरफ से। क्योंकि पीएनपी में इस समय जानते क्या चल रहा है, पीएनपी में इस समय नए बैच को लेकर के लोग उत्साहित हैं, नए बैच को लेकर के कार्यक्रम वहां पे चल रहे हैं। तो फिलहाल आपके कार्यक्रम को वहां पे डिले करेंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, अगर 31 दिसंबर तक आपको मौका दिया जाता है, ईश्वर आपके साथ हैं, आपकी परीक्षा 31 दिसंबर से पहले तो 100% हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कागजी कार्य पूरा शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करते हैं। हमसे लगातार बच्चा पूछ रहा है, कल जो है असाधारण गजट राजपत्र प्रकाशित किया गया है माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और इसमें यह कहा गया है कि पूरी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है। 18 से लेकर के 20 तारीख के बीच में उत्तर प्रदेश के 18 से 20 सितंबर के बीच में उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में निश्चित तौर पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसे जो है यही प्रयागराज के जो एलनगंज जहां पीएनपी आपका है, शायद वहीं ही जो है इसका जो है मुख्यालय ट्रांसफर कर रहे हैं, वहीं इसका मुख्यालय बनने वाला है। और यह कब तक धरातल पे आ जाएगा, कुछ लोग यह सोच करके कहते हैं, निश्चित तौर पे जिस तरीके से बिहार में वैकेंसी निकल रही है, उस वैकेंसी का कहीं ना कहीं असर, जहां तक मुझे लगता है, जिस तरीके से बिहार में 28 तारीख तक बच्चा एस्टेट का फॉर्म डालता है, 2 तारीख को, 1 तारीख को उसका एडमिट कार्ड दे देते हैं, 4 तारीख से एस्टेट की परीक्षा करा लेते हैं, 18 तारीख तक एस्टेट की परीक्षा होगी। उसके बाद अक्टूबर के तृतीय सप्ताह तक जो है, बिहार की बात मैं कर रहा हूं, अक्टूबर के तृतीय सप्ताह तक वहां पर जो है वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद नवंबर में पेपर करा करके जनवरी के प्रथम सप्ताह में ज्वाइनिंग पर भेज देंगे। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती आप लोगों ने देखा था, जितनी जल्दबाजी से चली थी, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी अगर चीजें सब कुछ ठीक ठाक रही तो अक्टूबर के महीने में आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है, जो मुझे लगता है भाई, ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई आप लोग एक भी दिन गैप मत करिएगा। 1 घंटा भी अगर आप गैप करते हैं, पढ़ाई लिखाई से आप दूर होते हैं, निश्चित तौर पे आप अपने सपनों से दूर हो रहे हैं। आप पढ़ाई लिखाई को अनवरत जारी रखिएगा, क्योंकि यह वो समय चल रहा है जहां पे बिहार में बहार चल रही है। आने वाला समय उत्तर प्रदेश में भी भर्तियों का अंबार लगेगा।
आपको कोई भी डिमोटिवेट करे, आप डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि यहां भी चीजें बहुत रफ्तार से चलेंगी। जब चलेंगी तो ठीक है, हो सकता है लेट हो, लेकिन जब चलेंगी 45 दिनों के अंदर आपका सुपर टेट का एग्जाम होगा, लिख के ले लीजिएगा। ठीक है, अगर अक्टूबर के महीने तक आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय यहां पे आ जाता है, और देखिएगा मैं बात बताऊं अध्यक्ष वगैरह की, तो अध्यक्ष वगैरह पहले से तय है, केवल बैठाना है। ठीक है, इनका कोई है नहीं अध्यक्ष वगैरह। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर साहब हैं, मैं नाम नहीं लेने वाला हूं, उनको जो है अध्यक्ष वगैरह का पद पहले से ही सब कुछ लिख दिया गया है। बस एलनगंज में ला करके औपचारिक तौर पे फीता काट करके बैठा देना है, और उसके बाद पहला काम होगा इनका, पहला काम इस आयोग का होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए डेट घोषित करेंगे, और उसी डेट के साथ साथ आपके यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी ये लोग दे देंगे। ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी की जो 2022 में वैकेंसी आई है 4500 के आसपास, उसका जो परीक्षा होने वाला है दिसंबर में होने वाला है। कुछ बच्चे इसमें कह रहे हैं कि नया पद जोड़ा जाएगा, बिल्कुल गलत है, नया पद नहीं जोड़ा जाएगा। उसी 4500 में लोग परीक्षा कराने वाले हैं। यूपी टेट की परीक्षा मान के चलिएगा दिसंबर जनवरी मान के चलिएगा, उसके पहले यूपी टेट नहीं करा पाएंगे ये लोग। ठीक है, कम से कम 3 महीने का समय चाहिए होता है कोई भी परीक्षा कराने के लिए, तो यह लेट हो सकता है, लेकिन टीजीटी दिसंबर में हो जाएगी, यह पता है। अगर अक्टूबर तक चीज़ें होती हैं तो आप सभी को क्या होना है, आप सभी को सकारात्मक होना है। चाहे बिहार शिक्षक भर्ती के लेकर के बात हो, चाहे यहाँ की बात हो। कुछ लोग कहेंगे भैया क्या बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी सीट, मतलब कि जो सुपर टेट आएगा उसमें मनोविज्ञान बाहर कर देंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार की बात करें तो बिहार में जो वैकेंसी करवा रही बीपीएससी करवा रही, आयोग करवा रहा है, तो आयोग मनोविज्ञान नहीं ले रहा है, लेकिन आपके यहाँ शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगा, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग निश्चित तौर पे आपका मनोविज्ञान रखने वाला है। और यूपी टेट सीटेट के जो नंबर की बात है, लगातार हमसे पूछते रहते हैं कुछ लोग, यूपी टेट और सीटेट के जो 25% नंबर की बात है, क्या उसे ऐड किया जाएगा कि नहीं ऐड किया जाएगा? निश्चित तौर पे मैं बता दूं, अगर आपके सामने मौका मिलता है यूपी टेट देने का, आपके सामने भगवान मौका देते हैं सीटेट देने का, तो आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पेपर दिया करिए। जितना नंबर आपका आता है वह आपकी योग्यता आगे संदर्भित करेगी, तो आप पूरी ऊर्जा के साथ पेपर दीजिएगा। पेपर ये 25% जुड़ने की संभावना तो कम है, बहुत ज़्यादा न संभावना नहीं 25% जुड़ेगा, लेकिन मान लीजिए अगर जुड़ जाता है, तो अगर आपका नंबर कम रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको घाटा होगा। तो आप कोशिश करिए कि 25 मतलब अच्छा एक नंबर गेन करें। ठीक है, तो जिस तरीके का माहौल चल रहा है, इस माहौल में यही चीज़ें मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अनवरत पढ़ाई करते रहिएगा, पढ़ाई लिखाई मत छोड़िएगा। ठीक है, जीएस को मजबूत करते रहिए। सबसे बड़ा हथियार आने वाले समय में आपका जीएस ही होने वाला है, सामान्य अध्ययन ही होने वाला है। सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ करंट अफेयर अब आपको पढ़ना चाहिए। मैंने हर एक चीज़ आपको बता दिया है आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। कुछ लोग लगातार ये पूछते रहते हैं भैया बैच वगैरह कहाँ से ले, कैसे ले, तो बैच वगैरह का निर्णय आप स्वयं लीजिए, आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। इस विषय पर हमसे राय लेना उचित नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं हर एक टीचर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब पढ़ूंगा तब न जानूंगा उससे, मतलब टीचर को जानूंगा, तो मैं हर एक टीचर को बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ। हाँ, कुछ प्रतिष्ठित संस्थान है, आप वहाँ से जो है पढ़ाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिष्ठित संस्थानों में नाम मैं किसी का नहीं लेने वाला हूँ, जहाँ से आप कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई वहाँ से करिए, क्योंकि ये शिक्षा क्षेत्र में निश्चित तौर पे मैं बता दूँ, जिस तरीके से बिहार पीसीएस के माध्यम से, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती कराई गई है, अगर आप लोगों ने पेपर देखा होगा तो आपको भी पता चल गया होगा कि यूट्यूब और बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों के पढ़ाई में से कितना आता है, और जो बच्चा एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ के गया है वह कितना आगे है, यह आने वाला समय बताएगा। तो मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि आप पढ़ाई लिखाई कहीं से करिए, लेकिन स्वाध्याय को नहीं छोड़ना है। जो आपके जो स्टैंडर्ड बुकें होती हैं उसको फॉलो करना है। बिहार की बात करें तो बिहार के लिए आपको जो है बिहार के एनसीईआरटी और एससीईआरटी को जरूर पढ़ना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए भी आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुकों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लेवल बढ़ेगा, और लेवल शिक्षा सेवा चयन आयोग पाया है तो यह आयोग जो है प्राइमरी से लेकर के मतलब कि जूनियर इंटर स्तर तक एक ही आयोग है। तो निश्चित तौर पे इस आयोग का जो लेवल होगा वो लेवल बहुत मेंटेन होने वाला है, तो तैयारी आपको लेवल बना के ही करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे फिलहाल उत्तर प्रदेश में कुछ लोग बोलेंगे कि भैया आज एक पेपर वायरल हो रहा था, मैं बात कर लेता हूँ। पेपर वायरल हो रहा था आज, और उसमें कहा गया था कि क्या बीएड का बच्चा भी प्राइमरी का यूपी टेट देने वाला है। बिल्कुल झूठ है, वह खबर पूरी तरीके से फेक है।
एडिटिंग करके चलाया जा रहा है। कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं जिनका यही काम होता है, पूरे दिन भर में 4-5 बार बीएड को शामिल करते हैं, बीटीसी को बाहर करते हैं, बीटीसी को शामिल करते हैं, बीएड को बाहर करते हैं। इस तरीके से उनका धंधा चलता है, उनकी रोटी पानी उसी से चलती है। ठीक है, उन लोगों का काम ही यही है, दिन भर वीडियो बनाते रहना। तो उन लोगों के चक्कर में ना पड़े। जो बच्चा बीएड का है वो टीजीटी की तैयारी करे, और जो बच्चा बीटीसी का है वो प्राइमरी की तैयारी करता था, करता है और करता रहेगा। ठीक है, आप किसी के बहकावे में न आए, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे वह झारखंड हो, चाहे वह राजस्थान हो, कहीं पर भी बीएड को अगर शामिल किया जाएगा तो निश्चित तौर पे या तो एनसीटी के अध्यादेश में कुछ न कुछ परिवर्तन करके लाया जाए, या तो केंद्र सरकार आपके लिए अध्यादेश लाए। और केंद्र सरकार आपके लिए अध्यादेश लाए ये बहुत कम चांस है, और एनसीटी में कुछ परिवर्तन हो जाए, या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला गया है या उससे कुछ निकल करके आ जाए, या क्लेरिफिकेशन पिटीशन दायर किया गया है उससे कुछ निकल करके अगर सकारात्मक चीज़ें आती हैं तो ही आप प्राइमरी पर लगिएगा, वरना आप अपने समय को प्राइमरी पर न खपाइएगा, अपने समय को एलटी ग्रेड और टीजीटी की वैकेंसियों पर ही दीजिएगा। ठीक है, मेरा यह आप सभी से रिक्वेस्ट था। और यह वीडियो 20 मिनट का मैं इस वजह से बनाया क्योंकि ज़्यादातर बच्चा लगातार इस विषय को लेकर के कंफ्यूज था कि आगे क्या होने वाला है। डीएलएड का बच्चा यहाँ शामिल होगा, 100% शामिल होगा, और उत्तर प्रदेश का डीएलएड बिहार में जरूर शामिल होगा। ठीक है, आप लोग जीएस को मजबूत करते रहिए। अगर आपको मौका मिलता है चौका मारिए, 52,000 में एक स्थान लीजिए। 52,000 आपके लिए नहीं है, 52,000 में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार पद ही जनरल के लिए रहने वाले हैं। 15,000 पद ही रहेंगे जनरल के लिए, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल आपको मौका मिल रहा है तो आप अपना काम करिएगा। ठीक है, चलिए, लगातार सुबह से लेकर के शाम तक आप लोग हमसे जो है वीडियो की मांग करते हैं, लेकिन मेरा भी कुछ पारिवारिक दायित्व और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में मैं दिन भर वीडियो नहीं बना सकता हूं। इस वजह से एक वीडियो मैं आपको दे पा रहा हूं। हो सकता है आगे इस वीडियो की संख्या बढ़े या घटे, लेकिन मैं आपके साथ हूं और था और रहूंगा। ठीक है, आप लोग अनवरत प्रयास करते रहिए। बस यही कहूँगा, अपने माता पिता के सपनों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी आपकी है, आपके कंधों पर है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। अगर घर जल गया तो समझो सब जल गया। ठीक है, मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, आप लोग भी सुनिएगा। अगर घर जल गया तो समझो सब जल गया गुरु। अगर घर जल गया तो समझो सब जल गया गुरु, लेकिन अगर हम बच गए हैं तो समझो कुछ नहीं जला। ठीक है, अगर पूरी चीज़ें समाप्त हो गई है, पूरी कायनात हमारे विरुद्ध हो गई है, पूरा मतलब कि सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए हैं, फिर भी जब तक मेरे शरीर में सांस है, जब तक तन में सांस है, तब तक आस है, जब तक हम हैं तब तक विश्वास है कि हम कुछ करेंगे। जब तक आप हैं तब तक आपको विश्वास होना चाहिए कि आप अपने परिवार की दिशा और दशा जरूर बदलेंगे। गरीब परिवार में आप पैदा हुए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब होकर के ही यहाँ से मृत्यु लोक को प्रस्थान कर जाते हैं, इसमें पूरी गलती आपकी है, क्योंकि आपने अपने समय को बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ठीक है, ये समय है, ये वक्त है, यह वही वक्त है। अगर चाहो तो आप सोने में बिता दो, और अगर चाहो तो इसी वक्त को आप सोना बना सकते हो। बस ज़रूरत है तो आपको लगन, मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ अपने माता पिता के झुके हुए कंधों से जो भार है जिम्मेदारियों का, उस भार को हैंडओवर करके अपने कंधों पर रखने की जिम्मेदारी है। कब तक आप अपने माता पिता के ऊपर आत्मनिर्भर रहेंगे? अब आपको आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। अब आपको अपने भाई बहन और पूरे समाज के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी है। जब आप बेहतर करेंगे तो आपका समाज आगे जाएगा, आपका समाज आगे जाएगा तो आपका देश आगे जाएगा। अगर देश को बढ़ाना है तो आप अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। इसका मतलब यह है कि हमें पूरे समाज को सुधारने की जिम्मेदारी नहीं है। हर एक समाज का हर एक व्यक्ति अगर ये समझ जाए कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, मेरा कार्य क्या है, अगर हर एक व्यक्ति ऐसा ही सोचने लगे, अपना ही वो सुधारने लगे, तो समाज और ये देश फिर से एक बार सोने की चिड़िया हो जाएगी। हम लोग केवल अपना ही सुधारने का अगर प्रयास करेंगे ना, कि हम सुधारेंगे, हमारा भाई सुधारेगा, हमारे मतलब जो भी आसपास के लोग होंगे अपना अपना देखेंगे, अपने अपने घर की लोग सफाई करने लगे तो पूरा समाज सब साफ हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही प्रयास करना है, हमको आगे बढ़ना है, प्रयास करना है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने साथियों तक इसे शेयर कर दीजिएगा जो सुबह से लेकर के शाम तक वीडियो की मांग करते हैं। भाई, स्वाध्याय बहुत जरूरी है, जितना आप स्वाध्याय करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, नहीं तो यूट्यूब पे आप बर्बाद हो सकते हो। ठीक है, ये जो ऑनलाइन सिस्टम आया है फायदेमंद भी है और कहीं कहीं घातक भी है। ठीक है, चलिए, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनारा कल भी निकलेगा। निश्चित तौर पे आज
संघर्षों की रातें कट रही हैं, लेकिन आने वाला समय सफलता का सूर्योदय होगा, यह तय है और 100% सत्य है। जो आपको हारने का इंतजार कर रहे हैं, जीतना उनके लिए ही है। जो आपके माता पिता से कहते हैं कि आपके बच्चे से कुछ नहीं हो पाएगा, उनको ही सफलता का तमाचा उनकी गालों पर लगाना है। निश्चित तौर पे उसके लिए हम और आप मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, सफल होंगे और आने वाले समय में अपने चरमोत्कर्ष अवस्था को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।